वेलकम माय डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं माँ ओरी पोलीमेरा 2 मूवी की शुरुआत में हम जंगा की आवाज में इसके पिछले पार्ट का रिकैप देखते हैं, क्योंकि उसके बिना इस मूवी की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। सो मैंने भी इसके पहले पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आप उसको देखकर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि रॉकर्ड्स, इस पार्ट की कहानी की शुरुआत हमें कुछ रैंडम सीन्स और सिचुएशंस के साथ दिखाई जाएंगी। उसके बाद चीजें पिछले पार्ट से जोड़ते हुए रिवील होंगी, यानी कि ये कहानी एक पजल की तरह है। साथ ही इसके आखिर में आपको नागबंधन या नागफास के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। तो अब ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए चलिए बढ़ते हैं आगे। तो रिकैप के बाद हमको एक साधु दिखाया जाता है जो कि बर्फीली वादियों में तपस्या कर रहे होते हैं। उसी दौरान उनसे एक आदमी आकर पूछता है, बाबा क्या आप विज्ञान को मानते हैं? वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है कि जो आविष्कार या चीजें अब लोगों को पता चल रही है वो हमें पहले से ही पता है। इस संस्कृति में विज्ञान, आध्यात्म और तंत्र साधना कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। लेकिन फिर भी कई लोगों ने अनगिनत बार यहाँ की संस्कृति को कुचला, सारी चीजें नष्ट कर दी और देश को पूरी तरह लूट लिया। हालांकि अब भी हमारे पास इतनी दौलत और खजाना मौजूद है जितना कि पूरे विश्व में नहीं है। इस पर वो आदमी कहता है कि फिर हम उस खजाने और असीम दौलत को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं? साधु जवाब देते हैं, क्योंकि उन खजानों को कई तरह के मंत्रों से बांध कर रखा गया है, जिसमें से एक है नागबंधनम या नागफास, जिसे अगर कोई तोड़ना चाहता है तो उसे तंत्र विद्या और कुछ रिचुअल्स का सहारा लेना होगा, जो कि इतना आसान नहीं है। उनके इतना कहते ये सीन होता है कट। अगले सीन में हमें कोमरी और कविता को दिखाया जाता है, जो कि केरला में आकर रह रहे हैं। इसके बाद सीन जाता है जस्तीपल्ली गांव की तरफ, जहां कोमरी की पत्नी लक्ष्मी अपने पति को याद कर रही होती है। तभी उससे मिलने के लिए वहां पर भलाइजा आता है, जिसने माला पहनी हुई है। असल में साउथ इंडिया में एक तरह का ट्रेडिशन है, जहां अगर कोई इंसान माला धारण करता है तो वो तब तक कोई गलत काम नहीं कर सकता जब तक वो उस माला को उतार नहीं देता। ये उसने इसीलिए किया क्योंकि उसकी शराब की लत की वजह से उसकी पत्नी रमालू को काफी कुछ सहन करना पड़ा था, जिस कारण वो बलाइजा को छोड़कर चली गई। अब इस माला की वजह से बलाइजा ने शराब पीना पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन वो बहुत परेशान भी था, क्योंकि रमालू जो इस वक्त अपने गांव में गई हुई है, उसने बलाइजा से कुछ पैसों की डिमांड की है। अब बलाइजा की समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे कैसे रमालू को दे दूं, क्योंकि उसका तो खुद का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा था। ये सुनते ही लक्ष्मी उसे अपनी इयररिंग्स देकर कहती है, इसे बेचकर रमालू को कुछ पैसे दे दो। तभी बलाइजा के फोन पर रमालू का फोन आता है, जिसको देखकर लक्ष्मी उससे कहती है कि तुम चिंता ना करो, बलाइजा तुम्हें जल्दी पैसे भेज देगा। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में एक नया सब इंस्पेक्टर आता है, जिसका नाम है रविंद्र। रविंद्र वहां का रजिस्टर देखता है तो पता चलता है कि जंगा कई दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। अब क्योंकि उसका किया हुआ केस मीडिया में आया था, तो रविंद्र को भी उसके बारे में पता था। रविंद्र को उसका जूनियर बताता है कि उस केस को वापस लेने के बाद से ही जंगा गांव से कहीं चला गया और अब वो कहां पर है किसी को कुछ पता नहीं। जूनियर इंस्पेक्टर बताता है कि जंगा ने केस भले ही वापस लिया था, लेकिन उसने ये पैसों के लिए नहीं किया होगा, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए। अब ये सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर कविता का भाई रमेश आ जाता है। वो रविंद्र का स्वागत करते हुए कहता है कि सर, आप मेरा ध्यान रखिएगा, बदले में मैं भी आपकी जरूरतों का ध्यान रखूंगा। रविंद्र उससे कहता है कि अभी तुम जाओ, बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताना। इतना कहकर वो उसे टाल देता है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में एक लड़की के माता पिता आते हैं, जो कि हैदराबाद से यहाँ अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। इधर रविंद्र भी जंगा के मिसिंग केस पर काम करने का फैसला करता है, जिसके लिए वो पहले लक्ष्मी से पूछताछ करने जाता है। अब पुलिस को वहां पर देखकर बलाइजा भी आ जाता है, जिसका अचानक से फोन बजता है, तो रविंद्र उसका फोन मांग लेता है। फोन में कुछ करते हुए वो दोनों से कहता है, काम करो, तुम दोनों जंगा के मिसिंग केस में प्राइम सस्पेक्ट हो, है ना, इसलिए अब मेरी नजर तुम दोनों पर रहेगी और कहीं भी भागने की कोशिश मत करना। अब यहाँ रविंद्र ने बलाइजा का फोन क्यों लिया था, यह हमें आगे मूवी में पता चलेगा। अभी बस आप इन रैंडम चीजों को देखकर अपने दिमाग में बनाए रखिए। अब इसी दौरान हमें अचानक से गांव के एक मंदिर के आगे सरपंच की लाश को दिखाया जाता है, जो कि पिछली रात इस मंदिर के अंदर गया था और आज सुबह उसकी लाश मंदिर के बाहर मिली है। रही बात मंदिर की, तो उसे गांव वाले शापित मानते हैं। अब इस सरपंच की मौत के बारे में रविंद्र को पता चलता है, तो वो तुरंत भागते हुए पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पहले तो वो हैदराबाद से आए उन लोगों की कंप्लेंट की फाइल करता है। वो देखता है कि वो यहाँ अपनी बेटी सिमरन की कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। ये वही सिमरन है जिसे पहले पार्ट में पुराने सरपंच की बेटी के तौर दिखाया गया था, यानी कि इधर भी सस्पेंस। इसके बाद कहानी एक हफ्ते आगे के समय में जंप करती है, जहां हम बलाइजा को देखते हैं, जो कि केरला में अपनी माला को उतारने आया है। इस माला को उतारने का एक रिचुअल होता है, वो साउथ के लोग अच्छे से जानते हैं। फिलहाल यहाँ बलाइजा कोमरी को देखता है, जिसे जिंदा देखकर तो वो चौंक ही जाता है और कोमरी का पीछा करने लग जाता है। सुबह से शाम तक वो कोमरी के पीछे पीछे घूम रहा होता है। अब इस बात का कोमरी को भी पता था। कोमरी अचानक से पूछ बैठता है कि बलाइजा तुम कैसे हो, यानी उसे बलाइजा के बारे में पता चल गया था और ये सीन होता है यहीं पर कट। अगले सीन में रमेश स्कूल आकर कोमरी के बेटे को स्कूल से बाहर निकाल देता है,
क्योंकि कोमरी ने उसकी बहन की जान ली थी। वो कहता है कि देखता हूँ तुम्हें कौन सा स्कूल पढ़ने देता है। कोमरी का बेटा रोते हुए अपनी माँ के पास जाकर ये सब बता देता है, जो कि सुनते हुए उसको एक जगह लेकर जाती है, जहाँ से लौटते वक्त हम देख पाते हैं कि लक्ष्मी के कान से खून बह रहा है, जैसे कि उसे किसी ने मारा हो। रॉकर्ट्स, मुझे पता आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन सब्र कीजिए, सारे पजल्स जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो आगे हम अब रविंद्र को देखते हैं, जो कि हैदराबाद जाकर सिमरन के बारे में पता करने की कोशिश करता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आई थी और उसने झूठ क्यों बोला कि वो सरपंच की बेटी है। पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता सिवाय इसके कि जिस दिन सरपंच की मौत हुई उस दिन आखिरी बार सिमरन को कोमरी की ऑटो से स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा गया था। अब सिमरन के साथ क्या हुआ, वो जिंदा भी है या फिर मर गई, ये सब कोमरी को ही पता होगा। यानी कि रविंद्र भी अब कोमरी की तलाश में लग जाता है। दूसरी ओर कोमरी बलाजा के साथ एक बाबा के पास आता है, जिनकी आंखें एकदम लाल होती हैं। वो बाबा कोमरी को किसी तरह की तंत्र विद्या सिखाते हैं, जो सब देखते हुए बलाजा को नींद आ जाती है। अब हैदराबाद में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक प्रकाश नाम का बंदा अपने सीनियर देव से कहता है कि जस्तीपल्ली के उस बंद पड़े मंदिर पर रिसर्च करके मैंने कई चौंकाने वाली बातें पता करी है। उसके अंदर काफी सीक्रेट चीजें छिपी हुई है। अब प्रकाश ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन देव उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सब छोड़ो और मेरी तरफ से 2 महीने के लिए दुबई जाकर मजे करो। फिर देव बाहर आकर किसी को कॉल करके कहता है, मैं तुम्हें फोटो भेज रहा हूँ उसकी, दुबई पहुंचते ही उसको मार देना। यानी कि दोस्तों, शायद उसने प्रकाश की ही सुपारी दी है। उधर अगली सुबह बलाइजा जब जागता है तो वहां पर कोमरी नहीं होता। वो कोमरी को ढूंढते हुए जंगल में जाता है, जो कि वहीं बैठा होता है। बलाइजा कहता है, आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो, तुम ऐसे कैसे हो गए? जिसके इन सवालों के जवाब के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा, यानी कि पहले पार्ट की टाइमलाइन पर। उस वक्त हर रोज कोमरी को गांव के उसी बंद पड़े मंदिर का सपना आता था, जिसके अंदर उसको ढेर सारा खजाना और साथ ही कई सारे सांप दिखते थे। ये सपना देखने के बाद कोमरी जल्दबाजी में अपनी ऑटो से कहीं निकल जाता है। ये वही वक्त था जब कोमरी उस टोन टोकने वाली चीज के ऊपर से गुजरा था, जिसे जाते हुए बलाइजा और जांगा ने भी देखा था। कोमरी सबसे पहले उस मंदिर में जाता है, जो कि बंद था। वहां कोमरी के सामने जोर की बिजली चमकती है और तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, जैसे कि उसे कोई चीज मंदिर के अंदर बुला रही हो। वो इसके बाद अपने अंकल को जाकर बताता है कि मुझे उस मंदिर के सपने हर रोज आते हैं। उसके अंकल कह देते हैं कि तुम रोज उस मंदिर में जाते हो ना, इसलिए वो तुम्हें सपने में दिखता है। फिर उनसे मिलने के बाद कोमरी वापस अपने घर पर आ जाता है, जहाँ लक्ष्मी कोमरी से कहती है कि मुझे पता है तुम उस शापित मंदिर में फिर गए थे, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने वहां मत जाया करो। इस पर बिना बहस किए कोमरी उससे कहता है, ठीक है अब नहीं जाऊंगा। फिर अगली सुबह कोमरी को उसके अंकल का फोन आता है, जो कि उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाते हैं। वहां पहुंचकर वो कोमरी को बताते हैं कि उस मंदिर में मैंने और तुम्हारे पिता ने खजाने को पाने के लिए कई सारे रिचुअल्स किए, जिसकी वजह से तुम्हारे पिता की जान चली गई। उस मंदिर में बहुत पुराना खजाना है, जिसे नागबंधम के जरिए सुरक्षित किया गया है। अब तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि तुम्हें इस बारे में पता चले, इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार मैंने तुम्हें स्कूल में भर्ती करवाया। पर तुमने जब सब कुछ खराब कर दिया तो मैंने तुम्हें यह विद्या सिखाई। अब क्योंकि तुम्हें वो मंदिर और उसका खजाना दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम ही उस खजाने को पा सकते हो। वो मंदिर तुम्हें पुकार रहा है, पर इसके लिए तुम्हें नागबंधनम को तोड़ना होगा, जो विद्या इतनी आसान नहीं है। इसका पहला चरण ही काफी मुश्किल होता है। उसके लिए तुम्हें किसी ऐसे इंसान की बलि देनी होगी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो और साथ ही वो भी तुम्हें चाहता हो। इस नर बलि को करने से ही नागबंधनम को तोड़ने की शुरुआत होगी। यहाँ कहानी फिर से वापस आती है, जहाँ लक्ष्मी अपने बेटे के साथ मिलने के लिए अंकल के पास गई होती है। वो बातों ही बातों में उनसे पूछती है कि मुझे पता है कोमरी मुझे छोड़कर जाने से पहले आपसे मिलने आया था। इस पर अंकल उसे आगे की कहानी बताते हैं। असल में नर बलि के लिए कोमरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे चुने। इसी बीच उसने कविता को देखा और एक दिन मंदिर में उससे मिलकर पूछ ही लिया, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो? कोमरी उससे इस सवाल का जवाब पाना चाहता था। इस पर कविता कहती है, हाँ कोमरी, ये सच है, मैंने तुमसे ज्यादा प्यार अब तक किसी से नहीं किया। पर अब इन सब बातों का क्या मतलब है? ये सुनते ही कोमरी खुश होकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब उसे किसकी बलि देनी है, जिसके लिए वो रिचुअल की पहली क्रिया करने के लिए मंदिर के अंदर जाता है, जहाँ वो सिमरन और पुराने वाले सरपंच को साथ में देखता है। अब उन्हें देखकर कोमरी को लगता है कि खजाने के बारे में सरपंच और सिमरन को सब पता है, इसलिए वो अब कविता और सिमरन दोनों पर ही रेणु का अवताराम करता है, जिससे दोनों के पूरे शरीर में रेशेज होने लग जाते हैं। और सिमरन उसी रात सरपंच की मौत के बाद कोमरी की ऑटो से स्टेशन के लिए निकलती है, जिसे जाहिर है उसने मार दिया होगा। दूसरी तरफ कविता को उसी रात हॉस्पिटल लाया जाता है, जिस दौरान कोमरी ने डॉक्टर से सेटिंग करके कविता के बच्चे का एबॉर्शन करवा दिया था। फिर उसने डॉक्टर के ही जरिए कविता की बॉडी को सिमरन की बॉडी से बदल दिया। अब क्योंकि सिमरन के चेहरे पर इतने रैशेस थे कि उसके चेहरे को पहचानना मुश्किल था। इसी बीच कोमरी ने अपने अंकल के साथ मिलकर कविता के ऊपर किए गए रेणुका अवतारम को हटाने के लिए एक रिचुअल किया,
जिसके होते ही अंकल कोमरी से कहते हैं कि तुम जाकर अगली विधि को करो, फिर कल तुम मुझे स्टेशन पर मिलना। मैं वहां कविता को वशीकरण करके साथ में लेके आऊंगा, जिस कारण उसे कुछ भी पिछला याद नहीं रहेगा और तुम उसके साथ केरला निकल जाना। फिर अगली विधि करने के लिए कोमरी शमशान में जाता है, जहाँ कविता के घर वाले सिमरन की लाश को कविता समझकर जला रहे होते हैं। अब वहां जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं। उस चिता में गिरकर मल्ली की मौत के बाद कोमरी वहां से भाग गया और अगले दिन स्टेशन पर अपने अंकल से मिला, जिन्होंने कोमरी के हाथों में एक धागा बांधा और साथ ही उसे कुछ पीने के लिए दे दिया, ताकि इस पूजा के दौरान कोमरी को कोई नुकसान ना हो। इसके बाद उन्होंने कविता को कोमरी के साथ भेज दिया और इसके बाद दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। यहाँ से कहानी 6 महीने पहले की सीन में जाती है, जहाँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एक लड़की देव को बताती है कि महाभारत के समय में जब पांडव का वनवास चल रहा था, तब वो जस्तिपल्ली गांव में आए थे। उस वक्त श्री कृष्ण भी उनसे मिलने आए और उन्होंने यहीं रात को विश्राम किया। जिस जगह उन्होंने विश्राम किया वहां पर केरल के राजा मारथंडा वर्मा ने ये टेम्पल बनवाया। उन्होंने ही अनंत पद्मनाभा स्वामी टेम्पल भी बनवाया, जहां से काफी सारा खजाना निकला। अब उसी मंदिर की तरह 12 और मंदिरों को भी बनवाया गया, जिसमें से जस्तिपल्ली का ये मंदिर भी एक है। इन सभी मंदिरों में भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो अलग अलग तरह से शापित है। जैसे जस्तिपल्ली के मंदिर में विष्णु भगवान एक पांव पर खड़े हुए हैं। अब अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के आसपास की मिट्टी वहां रखे खजाने की वजह से बदल गई है। मतलब कि एक जगह इतना सारा सोना होने के कारण वहां की चीजों पर फर्क पड़ा। मंदिर के आसपास कुछ अलग तरह के पौधे और अलग प्रजाति के सांप वगैरह निकले। वो आगे बताता है कि हमने जब जस्तिपल्ली के मंदिर के पास अपनी रिसर्च शुरू की तो वहां भी हमें ये पौधे, मिट्टी और सांप दिखे, जिसका कारण ये तो कन्फर्म है कि उस मंदिर में भी खजाना हो सकता है। ये सारी बातें सुनकर देव तुरंत जस्तिपल्ली के सरपंच को बुलाकर मंदिर के बारे में सवाल करता है। सरपंच बताता है कि उस मंदिर में भगवान विष्णु एक पैर पर खड़े हुए थे, जिस कारण पुजारियों ने उसे बंद करने का फैसला किया। तब से ये मंदिर बंद ही है। उनके मुताबिक ये मंदिर लोगों पर अपशगुन लगाता है। यहाँ देव सरपंच से कहता है कि हमें उस मंदिर में कुछ रिसर्च करनी है, उसमें तुम हमारा साथ दो और ये बात गांव में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, जिसके बदले मैं तुम्हें 20 करोड़ रुपए दूंगा। और फिर पैसे आ गए तो सरपंच मान जाता है। एक हफ्ते के बाद सरपंच को कॉल करके देव बताता है, सिमरन नाम की लड़की को मैं रिसर्च के लिए तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। मंदिर में तुम उसके साथ ही जाना और उसका ख्याल रखना। ये सुनकर सरपंच ने सारे गांव में ये खबर फैला दी कि शहर से उसकी बेटी सिमरन आ रही है। अब जब सिमरन मंदिर के निशानों को देख रही थी तो उसके साथ वहां सरपंच भी मौजूद था। उसी दौरान कोमरी ने दोनों को देखा था। अब जब सिमरन को रैशेस होने लगे तो सरपंच उसके लिए डॉक्टर लाने गया और तब उसका एक्सीडेंट हो गया। बाकी सिमरन हैदराबाद जाने के लिए कोमरी के ऑटो से स्टेशन तक के लिए बैठ गई और उसके बाद कोमरी ने उसे मार दिया होगा। सरपंच के मरने के बाद देव नए सरपंच से मिला और उससे भी 10 करोड़ में सेट किया, लेकिन उसकी भी लाश अगले दिन मंदिर के बाहर मिली। इसी सीन को हमें शुरुआत में दिखाया गया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां बलाइजा कोमरी से पूछता है, तुम कविता को यहाँ मरने के लिए लाए हो क्या? कोमरी रिवील करता है कि मैंने उसे मार दिया है 2 दिन पहले। हमें दिखाया जाता है कि कैसे कोमरी ने कविता का गला काटकर उसका खून एक बॉल में इकट्ठा किया, फिर जंगल में जाकर उसने वो खून अपने शरीर में लगाने के साथ उसे पिया भी और नरबली की प्रक्रिया को इस तरह पूरा किया। जब कोमरी ये सब बता ही रहा होता है तभी वहां पर रविंद्र भी आ जाता है, जो कोमरी से कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, तुम चलो मेरे साथ। कोमरी कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको उस खजाने और मंदिर के बारे में पता है। मैं उसे हासिल करके अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता हूँ, बस मैं नहीं चाहता कि उसे कोई और लेके जाए, क्योंकि उसे मैं अपने लोगों को दूंगा। ये कहकर वो रविंद्र से लड़ने लग जाता है और लड़ते हुए नीचे खाई में गिर जाता है। हालांकि वो मरा नहीं होता, बल्कि रविंद्र को चकमा देकर भाग गया था। फिर सुबह बलाइजा रविंद्र से पूछता है कि सर, आपने हमें कैसे ढूंढा? रविंद्र जवाब देता है कि मैंने जब तुम्हारा फोन लिया तब उसमें एक ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर लिया था, जिससे मुझे तुम्हारी लोकेशन का पता चल गया। फिर वो बलाइजा से कहता है कि मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ वो थोड़ा दिल मजबूत करके सुनना। आगे रविंद्र कहता है कि कोमरी ने यहाँ आकर कविता को नहीं बल्कि तुम्हारी बीबी रमालू की जान ली है। कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जब कुमारी और उसके अंकल बीच में एक कपड़ा लगाकर कविता के रेणुका अवतारम को उतार रहे थे तो कोमरी ने मंत्र पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी, जिससे कविता की जान चली गई। अब ये बात उसके अंकल ने कोमरी से नहीं बताई, क्योंकि उस वक्त वो ध्यान में लीन था। इसके बाद अंकल ने कोमरी को आखिरी विधि करने के लिए भेज दिया और उसके जाने के बाद उन्होंने कविता की स्किन और उसके बाल काटकर वशीकरण तैयार किया। यहाँ उन्होंने रमालू को बुलाकर बोला कि तुम कोमरी के साथ रहना चाहती थी ना, कल मैं तुम्हें उसके साथ बाहर भेज रहा हूँ, वहां तुम उसके साथ आराम से रहना, बस ध्यान रखना मैंने ये जो लिक्विड तैयार किया है
उसे तुम्हें रोज कोमरी को पिलाना होगा। दरअसल रमालू कोमरी के अंकल की भांजी थी, जिस बात का कोमरी को बिल्कुल भी पता नहीं था। जब वो छोटी थी तो उसे कोमरी को देखते ही प्यार हो गया। रमालू के माता पिता की मौत बचपन में हो गई थी, जिस कारण उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और उसे उसके मामा ने एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया था। जब रमालू ने कोमरी को देखा तो उसके साथ रहने के लिए अपनी जान देने की कोशिश की, जो देखकर कोमरी के अंकल ने उससे वादा किया कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें और कोमरी को मिलवा के रहूंगा। ये सुनते रमालू खुश हो गई। पर 10 साल के बाद कोमरी ने अपने अंकल को बताए बिना लक्ष्मी से शादी कर ली और उन्होंने ये देखकर रमालू की शादी बलाइजा से करवा दी ताकि रमालू कोमरी के करीब रहे। अब स्टेशन पर अंकल ने कोमरी के हाथ पर धागा बांधा और उसे कविता की स्किन से बना लिक्विड पीने को दिया, जिसकी वजह से कोमरी को रमालू में कविता दिखाई दे रही थी। वो रमालू को ही कविता समझकर केरला लेके गया था और फिर वहां उसकी बलि दे दी। ये सारी बात रविंद्र को जांगा के केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोमरी के अंकल ने पूछताछ के दौरान बताई। रविंद्र बलाइजा से कहता है कि 2 दिन के बाद चंद्र ग्रहण है, उस दिन कोमरी फिर कुछ करने वाला है और उससे पहले हमें उसे रोकना होगा। 2 दिन के बाद कोमरी उस मंदिर में जाता है और एक जगह बैठकर नागबंधन तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। रिचुअल शुरू करते ही वहां मौजूद सारे सांप उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें अपने वश में करने के बाद कोमरी अंदर जाता है और कुछ क्ल्यूज के जरिए मंदिर के बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां उसे खजाना मिला या नहीं ये तो हमें नहीं दिखाया जाता। सीन कट होकर लक्ष्मी की तरफ मुड़ता है, जिससे मिलने के लिए इतने दिनों बाद कोमरी आता है। लक्ष्मी उसके लिए जल्दी से खाना बनाती है और जब वो खा रहा होता है तो वो उससे सवाल करती है कि अगर बलि उसकी ही देनी थी जिसको तुम प्यार करते हो तो तुमने मुझे क्यों नहीं चुना, कविता को क्यों चुना, मतलब कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यहाँ लक्ष्मी रिवील करती है कि मैं जब अंकल के पास गई थी तो उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, पर वो किसी की बलि देने को पाप नहीं मानते थे, इसीलिए मैंने उन्हें खाने में जहर देकर मार दिया। अब जो खाना कोमरी खा रहा था उसमें भी लक्ष्मी ने जहर मिलाया था, जिस कारण वो खून की उल्टियां करने लग जाता है। लक्ष्मी ये भी जानती थी कि कोमरी कविता को नहीं बल्कि रमालू को साथ लेके गया था। हालांकि ये बात कोमरी को भी पता थी कि उसके साथ कविता नहीं रमालू है, फिर भी उसने रमालू की जान ले ली। अब ये उसने क्यों किया और उसे रमालू के बारे में कैसे पता चला ये भी हमें नहीं दिखाया जाता। लक्ष्मी मर रहे कोमरी से कहती है, काले जादू या खजाने से हमारी जिंदगी नहीं सुधरेगी, बल्कि एक एजुकेशन से हमारी जिंदगी सुधर सकती है। जिस कारण मैं माफी मांगने के लिए रमेश के पास गई ताकि वो उसके बच्चे को स्कूल जाने दे, नहीं तो वो भी अपने पिता की तरह बन जाएगा, जो लक्ष्मी नहीं चाहती थी। रमेश वहां लक्ष्मी को मारने के साथ उसे काफी बेइज्जत भी करता है, पर जब उसकी माँ कहती है तब वो रुक जाता है। रमेश की मार की वजह से लक्ष्मी के कान से खून निकला था, जिसे हमें लौटते वक्त दिखाया गया था। ये सब कुछ बताने के बाद लक्ष्मी खुद भी वही खाना खाती है, पर तभी वहां पर एक अनजान आदमी आकर लक्ष्मी को गोली मार देता है। ये असल में देव का बॉस था। फिर हम बलाइजा और रविंद्र को लक्ष्मी और कोमरी का अंतिम संस्कार करते हुए देखते हैं। इसी बीच रविंद्र को जांगा का कॉल आता है, जो कि इस वक्त उत्तराखंड में है और वो अपने साथ एक अघोरी साधु को लाने वाला है, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। लास्ट सीन में हम रविंद्र, देव और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाली उस लड़की को उसी आदमी के सामने देखते हैं जिसने लक्ष्मी को गोली मारी थी। वो कहता है कि असली खेल तो अब शुरू होगा। अब इस मूवी के कई सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते दोस्तों, जैसे कि क्या कोमरी ने खजाना ढूंढ लिया था, जांगा उत्तराखंड क्यों गया हुआ है, मंदिर के बाहर उस सरपंच की मौत कैसे हुई, कोमरी रमालू के बारे में जानते हुए भी उसे क्यों मार दिया। ऐसे कई जवाब हमें इस मूवी के 3rd पार्ट में मिलेंगे, जो जैसे ही आएगा तो हम आपके लिए वीडियो को लेकर आ जाएंगे। दोस्तों चलिए नागबंधनम के बारे में बात करते हैं। दरअसल कहा जाता है कि इस प्रक्रिया से खजाने को वैष्णव बंधना करते थे। इसे नागफाज भी बोला जाता था। कहते हैं कि इस नागफाज से अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मिले खजाने के आखिरी दरवाजे को बंद किया गया है, जिसके दरवाजे पर हम साफ साफ 2 नाग बने हुए देख सकते हैं। यही वजह है कि सरकार ने भी उसे छेड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नागबंधनम को गरुड़ मंत्र से ही तोड़ा जा सकता है, जो विद्या काफी गोपनीय है। नागबंधनम को तोड़ने के लिए काफी सिद्धियों की जरूरत होती है, जिसकी कुंडली जागृत हो। इसमें मंत्रों को बोलने की आवाज एक ही वेवलेंथ में होनी चाहिए, जो कि आम इंसान के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और जाते जाते हमारे दूसरे चैनल मूवीज जुबैदर को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, कंफ्यूजिंग तो है वैसे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।